ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा उससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन्स के डीनेचुरेशंस के बारे में पढ़ा। तो क्या होता है डीनेचुरेशन? अगर मान लो टेम्परेचर या पीएच चेंज होती है तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड हो जाती है ना। जैसे हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो अनकॉइल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है, बायोलॉजिकल फंक्शनैलिटी उसको लूज कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल एक अंडा भी है। जैसे अंडे में एग वाइट जब बॉईल करते हैं तो एग वाइट जो जनरेट होता है, तो वो एक एग्जाम्पल है इसका डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। फिर एंजाइम पढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनमें कैटलाइज का काम करते हैं, वो एंजाइम्स कहलाते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एन एग्जाम्पल इज द डाइजेशन ऑफ फूड, absorption of appropriate molecules, and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in the body under very mild conditions. This occurs with the help of certain biocatalysts called enzymes. Enzyme क्या है? Biocatalyst है, यानी biological reactions को catalyze करने वाले। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये याद रखने वाली बात है कि जो एंजाइम्स एक्चुअल में क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं, है ना। वैसे एंजाइम की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बहुत कुछ हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा, है ना, कैसे मैकेनिज्म होती है और किस तरह से एंजाइम एंजाइम के भी एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। एंजाइम पॉइजन, बहुत चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो नई चीज़ मिल रही है हमें एक ये बात है कि एंजाइम एक्चुअल में क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। नीट में कुछ सवाल आ सकता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये तो बात वहाँ पे भी आई थी। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड ऑफ क्लास ऑफ द कंपाउंड्स अपॉन विच दे वर्क। जिस कंपाउंड्स की क्लास पे वो वर्क करते हैं उन्हीं के आधार पर उनका नाम होता है। जैसे माल्टोज जो शुगर है उसे ग्लूकोज में कौन करता है? जो एंजाइम कन्वर्ट करता है उसको हम माल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये माल्टोज पे वर्क कर रहा है इसलिए इसको क्या बोला? माल्टेज बोला। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, माल्टेज। समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन where they are used. For example, the enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of other substrate are named oxidoreductase enzymes. ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी करते हैं और ऑक्सीडेशन भी करते हैं किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, ठीक है। द एंड नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज लगाते हैं, ASE। कोई एंजाइम के एंड में एज लगाते हैं, जैसे माल्टोज में माल्टेज हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या हो गई? एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। Similar to the action of chemical catalyst, enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy. जैसे हम केमिकल कैटलाइस्ट का जो एक्शन पढ़ते हैं तो कैटलाइस्ट जो है अपना कहाँ कहाँ पे आ चुका है? केमिकल काइनेटिक में भी आया था और उसमें सरफेस केमिस्ट्री में भी आया और तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है। तो केमिकल काइनेटिक में हमने क्या सीखा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको रिड्यूस कर देता है ना। तो एंजाइम भी वैसा ही करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। For example, activation energy of acid hydrolysis of sucrose is 6.22 kilojoule per mole. ये मान लो एसिड कैटालाइज जब सुक्रोज का करते हैं तो इसमें इतनी है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 2.15 किलो जूल मोल इनवर्स रह जाती है जब इसको एंजाइम से हाइड्रोलाइज करवाते हैं। तो ठीक है, तो कम हो जाती है, 6.22 से 2.15 रह जाती है। मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 5। हमने मैकेनिज्म डिस्कस की थी यूनिट 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स। तो मेन पॉइंट देखते हैं। इट इज हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीजेस। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स, ठीक है। कुछ सर्टेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जिनकी हमारे डाइट में स्मॉल अमाउंट हमेशा जरूरी है ना, वो नहीं होंगे तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है, और इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। Okay, most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize is almost all of them, so they are considered as essential food factors. ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन प्लांट्स जो हैं उनमें सिंथेसाइज होते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं एज ए हमारे फूड फैक्टर्स के तौर पे। However, the bacteria of gut can produce some of the vitamin required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes, and it is difficult to define them on the basis of structure. They are generally regarded as organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. तो इसका देखो डेफिनेशन क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे जो डाइट में हमारे स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जो कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा बॉडी का एक मेंटेनेंस बना रहे और ऑप्टिमम ग्रोथ और बॉडी की हेल्थ जो है वो बराबर बरकरार रखे। तो ये इसका डेफिनेशन है विटामिन का। विटामिन्स आर डिजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स ए बी सी डी एटसेट्रा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे नाम सुनते हैं, तो इनको अल्फाबेट से डिजिग्नेट करते हैं। Some of them are further named as subgroup, example B1, B2, B6, B12, etc. Excess of vitamins is also harmful and vitamin pills should not be taken without the advice of a doctor. तो विटामिन का एक्सेस भी हार्मफुल है। बहुत सारे मार्केट में मेडिसिन मिलती है कि ये विटामिन ले लो, ये ले लो, जैसे सलमान खान भी ऐड करता है ना रिवाइटल का, तो वो विटामिन की गोलियां होती है, तो एक्सेस में लेना भी हार्मफुल होता है, तो कभी भी लो तो पूछ के लो विटामिन की गोलियां, है ना। The term vitamin was coined from the word vital plus amine. Since the earlier identification of compounds has had amino groups, later work showed that most of them did not contain amino group. तो ये विटाल प्लस एमीन से आया है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो वर्क थे उसमें ऐसा लगता था कि शायद इसमें भी अमीनो ग्रुप्स हुए हैं, लेकिन बाद के जो वर्क थे, रिसर्च वर्क थे, उनसे पता चला कि इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है। तो द लेटर ई वाज ड्रॉप्ड एंड द टर्म बिकेम विटामिन। पहले विटामाइन था, अब क्या बन गया, विटामिन हो गया, यूज किया जाता है। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो इनमें देखो सबसे एक तो डेफिनेशन होगी, हाउ डू यू डिफाइन विटामिन्स। तो एक डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि भाई स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जो हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिकल जो बायोलॉजिकल फंक्शन उनको परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का हेल्थ और ग्रोथ मेंटेन रहता है, ठीक है। विटामिन के टाइप, vitamin are classified into two groups depending upon their solubility in water or fat. तो फैट और वाटर में किस तरह से उनको सॉल्युबल कर सकते हैं, उस पे आधार पे विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। Vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are kept in this group. These are vitamins A, D, E, K. याद रखना कौन से विटामिन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑयल्स क्या होते हैं, फैट ही होता है ऑयल, है ना, ऑयल इज फैट, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन्स के फैटी एसिड्स ही एक तरह से ऑयल वगैरह जो होते हैं। तो ऑयल में जो सॉल्युबल होता है परंतु वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऐसे विटामिन क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। ए डी ई के ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, ठीक है, टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज बाय वालों को आता होगा आपको, क्या होता है वैसे बताओ। फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज है, हाँ, ग्लाइकोजन को भी स्टोर करते हैं। तो फैट स्टोर करने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो एडिपोज होते हैं। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहाँ मिलेंगे, एडिपोज में मिलेगा या लीवर में मिलते हैं, ठीक है। ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बी और सी है, जैसे ए डी ई के हो गया, इसमें बी और सी जो है वो किसमें होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे।
So they are grouped together. Water soluble vitamin must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored. तो वाटर soluble जो विटामिन्स हैं वो रेगुलरली डाइट में सप्लाई होने चाहिए, क्योंकि ये यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं हमारी बॉडी से, जैसे तो ये स्टोर नहीं होते। लेकिन इसमें से एक विटामिन स्टोर होता है, कौन सा? B12, है ना। अपन यूरिन में क्या निकालते हैं? वाटर नहीं निकालते हैं, तो उस वाटर के साथ सॉल्युबल होके हमारे बॉडी से ये बी और सी, विटामिन बी और सी तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक विटामिन है जो B12, वो हमारी बॉडी में ही रहता है, वो नहीं आता है। तो ये याद रख लेना आप, है ना। एक्सेप्ट विटामिन B12, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस पर नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में डिजोल्व हो सकता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है जो हमारी बॉडी में रहता है, और कौन सा बाहर आ जाता है। तो सारे बाहर आ जाते हैं यूरिन में, लेकिन B12 नहीं आता, ये हमारी बॉडी में ही रह जाता है। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड डिजीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी आर लिस्टेड इन टेबल 14.3। अब यहाँ पे देखो विटामिन्स है बहुत सारे, 9 तरह के विटामिन है ये, A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K। तो अलग अलग विटामिन्स हैं, ठीक है। अब आपको देखो याद क्या करना है, सोर्सेज में तो जैसे ज्यादातर में ये मिल्क, बटर, एग ये कॉमन होंगे, तो सोर्सेज तो आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपको इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव में, उसमें ये होता है कोई 4 विटामिन के नाम बताओ और उनसे होने वाली, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज बताओ, है ना, वो लिखो। तो आपको कोई 4 नाम याद रख लेने हैं, है ना। और बायो वाले हो आप तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान रखना है, और ज़्यादा याद रखना है बायो, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं। तो 7 विटामिन है, इन 7 विटामिन से क्या कौन सी डिजीज होती है ना। विटामिन ए से हार्डनिंग ऑफ कोरोनी, जो कॉर्निया है आईज का, वो हार्ड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जीरोफैथलमिया, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, ए विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन होता है ये, इसमें बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिगार्ड रिटार्डेड ग्रोथ, है ना। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, इसका सोर्स हो गया। और ये चैलियोसिस, है ना, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, इसमें जो होता है ना, अपन मारवाड़ी बोलते हैं कठाई आ गई क्या, है ना, ऐसे फफूंद से आ जाती है, तो विटामिन B2 की कमी से आती है। और किस में पाया जाता है? मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, इसमें रहता है, ठीक है। जो स्किन बर्निंग का सेंसेशन होने लगता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने लगता है इससे, ठीक है। तो विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, तो इससे कोई 4 विटामिन जिसको आपको लगे कि हाँ ये मेरे को डिजीजेज वगैरह याद रह जाएगी, तो उनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सोर्स तो लगभग में तो मिल्क, मीट, एग, ये तो कॉमन ही मिलेगा आपको। मिल्क तो कॉमन, मिल्क में सब मिल जाएगा आपको लगभग, या फिर ईस्ट हो गया, है ना। फिश लिवर ऑयल, मछलियां भी होगी, फिश भी कॉमन होगी बहुत सारों में, है ना। विटामिन डी कहाँ मिलता है? ये तो बहुत फेमस है, एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना। फिश एंड एग योल्क, इसमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी जो है वो अपन को वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या बनता है? रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स। और रिकेट्स जो है कुत्तों में बड़े कॉमन होते हैं, है ना। रिकेट्स होते हैं, उनके पैर ऐसे फैल जाते हैं। तो घरों में जैसे टाइलें होती है ना, अगर पूरी स्मूथ क्लीन, तो उसमें क्या है कि कुत्ते के वो रैकेट्स पड़ जाते हैं। जैसे मैं भी अभी लाया था, साल 5-6 महीने हुए, स्नोवी, तो उसको बाहर घुमाने लेके जाता था, क्योंकि या तो वो अगर टाइलें फिसलने वाली हो तब रिकेट्स पड़ जाते हैं, या फिर विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स पड़ते हैं। तो ये अपने इंसानों में भी पड़ सकते हैं, बॉन डिफॉर्मेलिटीज इन चिल्ड्रंस, ऐसे टेंडे वेंडे बांके हो जाते हैं। एंड सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन होने लगता है एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से। तो सनलाइट में भी बैठना जरूरी है। मतलब विटामिन डी का कल्चर जो है लेना, इसमें ये होता था कि जैसे संडे जो होता है ना, संडे, संडे शब्द क्यों आया? क्योंकि सन के साथ एक्सपोजर करना है, इसलिए संडे आया था। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहाँ पे ये हुआ था कि एक दिन आपको सन में बैठना है, क्योंकि वहाँ पे ठंड का टाइम, ठंडे प्रदेश होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और हो गया वहाँ पे,
तो वहाँ पे सन के एक्सपोजर मिलता नहीं था, सारे अंदर ही रहते थे। तो ये बहुत सारे बॉन डिफॉर्मिटीज जो डिजीजेज है, ये बॉन वाली पेन जॉइंट्स में, ये सब होने लग गया था। तो वहाँ पे एक कल जो सरकार थी, गवर्नमेंट ने एक कल्चर बनाया कि संडे बोलेंगे इसको। संडे मीन्स सारे लोग धूप में बैठेंगे, तो सन बात लेंगे, सन बात, बीच पे बैठना, वो सारा उन्हीं का कल्चर वहाँ से शुरू हुआ। अपना तो क्या है कि अपने तो तावड़ा घड़ा ही पड़ता है ना। तो उस तावड़े की वजह से हमें तो विटामिन डी काफ़ी मिलता रहता है, बाहर घूमना रहता है। लेकिन हम भी अगर मान लो अंदर ही अंदर रहें, तो आपने देखा होगा महिलाएं जो होती है वो, उनको जॉइंट्स पेन की काफ़ी दिक्कत रहती है, जो हाउस वाइफ रहती है, क्योंकि वो बाहर निकलते नहीं है। निकलते हैं तो सुबह शाम निकलते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, तो कभी भी सनलाइट का एक्सपोजर होता नहीं है, तो उनसे जॉइंट्स का प्रॉब्लम बहुत होता रहता है उनको। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसमें मिलता है। इंक्रीज फ्रेगैलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस डेफिशिएंसी से हो जाता है। विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, जो विटामिन के है वो ब्लड कोटिंग का टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि जो ब्लड का थक्का है, अगर चोट लगे तो खून आ रहा है, थक्का ही नहीं जम रहा, अगर विटामिन के का कमी है तो हरी पत्तियां भी खाते रहना चाहिए, ताकि चोट लगे तो खून जल्दी से रुक जाए, है ना। तो चढ़ते रहना चाहिए, है। नेक्स्ट है विटामिन के बाद न्यूक्लियाई एसिड्स। तो विटामिन में मेन देखो क्या है, वही एक तो डेफिनेशन ध्यान रखो, है ना, विटामिन की। और विटामिन में अमीन्स नहीं होते हैं, ये भी एक ध्यान में रखें। और दो तरह के विटामिन है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ए डी के, और वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। और जो वाटर सॉल्युबल है वो, उसमें से B12 जो है वो तो बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। लेकिन फैट सॉल्युबल तो सारे स्टोर होंगे, क्योंकि फैट टिश्यूज होते हैं, एडिपोज, है ना, लीवर में, इनमें। और कुछ विटामिन के नाम और उनकी डेफिशिएंसी डिसीज हमें ध्यान में रखनी है। सोर्सेज लगभग के सभी ये ग्रीन लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये फिश, ये सेम ही होते हैं। तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज कोई चार तो आप याद करते ही करके रखना, ठीक है। जैसे विटामिन डी, ई के, ये डी याद कर सकते हो, के आपको अच्छे से याद हो सकता है, ए भी याद हो जाएगा आपको, कॉर्नियाई का हार्डनेस वगैरह, ये है ना। तो ये चार कोई नाम याद रख लेना ऐसा, क्योंकि सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई चार के कोई नाम बताओ जिनकी वजह से डेफिशिएंसी क्या हो सकती है। तो 9 है, बाकी 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जो अटेम्प्ट करने लायक बन जाओगे कि क्या वीकनेस होगी, क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियाइक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मैनी वेज। जो अपने पूर्वज होते हैं उनसे काफ़ी हम सिमिलैरिटीज रखते हैं। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कैसे होता है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी लिविंग सेल का, उसके अंदर सारी ये इनहेरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे पूर्वजों के गुण हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी, इसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड और जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से, और बायोमोलिक्यूल्स दूसरे जो न्यूक्लिक एसिड से उनके से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से एंड न्यूक्लिक एसिड से। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, डीएनए एंड आरएनए। सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअल में है क्या, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। और ये वैज्ञानिक थे जेम्स डेवी वॉटसन, उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था ना, वॉटसन ने स्ट्रक्चर दी थी डीएनए की, नोबेल प्राइज भी मिला था इसको। ठीक है, तो इन्होंने ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फाउंडेशन रखी थी इस फील्ड की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फादर हैं जेम्स डेवी वॉटसन। वॉटसन क्रिक भी था साथ में, उसका नाम तो नहीं है, कहा है, हाँ, फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस विल्कियम गॉड, इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था।
हाँ, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डिस्कवरी वगैरह किया और मॉलिकुलर बायोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, the complementary pairing of nucleotide bases explain how identical copies of parent DNA pass on to two daughter cells. This research launched a revolution in biology that leads to modern ring ambient DNA techniques. जो DNA techniques है बहुत कुछ आने लग गया है बाद में, DNA फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी आते हैं। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड्स का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड ए पेंटोज शुगर। अगर आप डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलाइसिस पूरा करते हो तो क्या मिलती है? पेंटोज शुगर मिलती है, फॉस्फेरिक एसिड मिलते हैं एंड नाइट्रोजनिक कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको बेस बोल सकते हैं। तो क्या क्या मिलता है अगर डीएनए और आरएनए का पूरा हाइड्रोलाइसिस करते हो? तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलते हैं। In DNA molecules, the sugar moiety is beta D2 deoxyribose, whereas in RNA molecule it is beta D ribose. तो ये बीटा डी राइबोज है और ये बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, इस तरह से पेंटोज शुगर है और ये बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। डीएनए कंटेन्स 4 बेसेस, ये जो काम की बातें ध्यान में रखनी होती है, ए सी जी टी। डीएनए में तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, ये 4 बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, लेकिन जो फोर्थ होता है वो यूरेसिल होता है। किसकी जगह? थाइमिन की जगह, है ना? ये याद रखना होता है, 10वीं क्लास में भी हुआ करता था। ओके, तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, ग्वानिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनका एक इमेजेस याद रखना हो सके तो। बाकी तो स्ट्रक्चर बनाने को तो नहीं बोलेंगे कभी, लेकिन एक बार ध्यान में रखना एडेनिन का स्ट्रक्चर, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का और यूरेसिल का, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। Structure of nucleic acids, a unit formed by attachment of a base to one position of sugar is known as nucleosides. शुगर में जो वन पोजीशन पे अटैचमेंट होता है उसको कौन सा बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। उस साइड जो है ना, वो साइट है एक तरह से, जगह जो है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। In nucleosides, the sugar carbon are numbered as 1 dash, 2 dash, 3 dash. जैसे ये शुगर में कार्बन को 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश से नाम दिया, यहाँ पे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश नाम दिया। और जहाँ पे बेस लगता है, जैसे यहाँ पे बेस लगा है ना, तो इस पोजीशन को या फिर इस जगह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड से हम नंबरिंग शुरू करते हैं शुगर के अंदर, 1, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश ऐसे, in order to distinguish these from bases, बेस से डिस्टिंग्विश करने के लिए। व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी, वी गेट न्यूक्लियोटाइड। जो शुगर मोइटी है उसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है 5 नंबर पोजीशन पे, उसके साथ जब अटैच हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड मिलता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। देखो इतना पार्ट तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, और इसमें अगर फॉस्फोरिक एसिड लिंकेज हो जाता है तो निकल बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के 5 डैश और 3 डैश के बीच फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वगैरह पढ़े थे पहले, वैसे ही ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म होता है 5 डैश और 3 डैश कार्बन के बीच में। देखो ये देख सकते हो, ये हो गया एक और ये हो गया, इन दोनों के बीच में इसका तो हो गया 3 डैश एक शुगर का और दूसरी शुगर का 5 डैश, तो इन दोनों के बीच में फास्फोडाइजेस्टर लिंकेज जब बनता है तो इससे डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये बेस, ये शुगर, इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है डाई न्यूक्लियोटाइड का। A simple version of nucleic acid chain is as shown below. तो देखो सिंपल वर्जन क्या हो सकता है? इसमें शुगर बेस फॉस्फेट का क्या हो गया? पॉलीमर हो गया, है ना, n टाइम्स, ऐसे जुड़ते जाए जुड़ते गए तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। शुगर है, ये रहा शुगर, ये रहा बेस और ये रहा फॉस्फोरिक एसिड। इसका n से n पॉलीमराइज होता रहेगा, n और ज्यादा चेन्स आगे
जुड़ी हुई। तो ये एक सिंपल एक इंडिकेशन है न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो चेन है किस तरह से है, किस तरह से फॉर्म हो रखी है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड सेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रेक गेव डबल स्टैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चर डीएनए का उन्होंने दिया। टू एसिड चेन्स two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases। जो बेस के पेयर है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों ये जो चेन्स होती है वो आपस में बंधी रहती है। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन एटी जीसी, है ना। एडेनिन तो थाइमिन के साथ, साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ, एटीजीसी, है ना, ऐसे याद कर सकते हो एटीजीसी। तो एडेनिन तो थाइमिन के साथ, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एटीजीसी। इन सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स इज प्रेजेंट। इसमें सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए में तो डबल हेलिक्स होता है, इसमें सिंगल हेलिक्स प्रेजेंट होता है, विच समटाइम्स फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ, जो अपने आप को फोल्ड भी कर सकता है, वापस फोल्ड बैक कर सकता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए हो गया, फिर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए हो गया, और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए हो गया, ठीक है। हरगोबिंद खुराना ये भी भारत के ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ाई किया और काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में 1968 में, ओके, फॉर क्रैकिंग द जेनेटिक कोड्स। तो जेनेटिक कोड्स को उन्होंने क्रैक किया था, उसकी वजह से मिला था। और उस जेनेटिक कोड को क्रैक करने के बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, यूनिक जो सीक्वेंस है एसिड्स की, इनकी बेसिस की, वो सीक्वेंस जो है हर व्यक्ति में यूनिक होती है। किसी भी व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में ये आइडेंटिकल नहीं होती। फिंगरप्रिंट्स में तो क्या होता है, फिंगरप्रिंट तो सर्जरी से चेंज हो सकते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, डीएनए के अंदर का जो सीक्वेंस है उनके मॉलिक्यूल्स का, वो भी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over millions of years. A DNA molecule is capable of self-duplication during cell division and identical DNA strands are transferred to daughter cells. तो डीएनए वही हेरिडिटी में काम आता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस भी करने में काम आते हैं। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल, बट द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो ये आप बायो वाले तो अच्छे से जानते होंगे सारी बातें। नेक्स्ट, हार्मोन्स। Hormones are the molecules that act as intercellular messengers. हाँ, पुरानी है क्या? पुरानी किताब में हार्मोन नहीं है तुम्हारे? ऐसे बायो में भी होता है ना, बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे बायो में। Hormones are molecules that act as intercellular messengers. These are produced by endocrine glands in body. एंडोक्रिन ग्लैंड्स, इनसे क्या बनता है, बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, एंड आर poured डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम विच ट्रांसपोर्ट्स देम टू साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। जहां जिस साइट पे एक्शन लेना वहां पे जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर, सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड्स, एग्जाम्पल एस्ट्रोजेंस एंड एंडोर्जेंस। Some are polypeptides, for example, insulin and endorphins, and some other are amino acids derivatives such as एपेनफ्राइन एंड नोरेनफ्राइन, है ना।
ये पढ़ते होंगे, नाम आते होंगे आपके। Hormones have several functions in body. They help in maintaining the balance of biological activities in the body. The role of insulin is keeping the blood glucose level within the narrow limit in a जो इंसुलिन का रोल होता है वो क्या करता है, ब्लड में जो शुगर है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो एक लिमिट में रखता है इंसुलिन। जैसे किसी का डायबिटीज बढ़ गया तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं बाहर से। An example of this function, insulin is released in response to the rapid rise in blood glucose level. On the other hand, hormone glucagon tends to increase the glucose level in blood. ठीक है, कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन, है ना? ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ये तोड़ता है। अच्छा, तो ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है ये हार्मोन, और इंसुलिन क्या करता है? कम करता है। ये ग्लाइकोजन में बदलता है। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। The two hormones together regulate the glucose levels in the blood. मतलब कभी शुगर लेवल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है, किसी को कम की बीमारी होती है, शुगर लेवल डिक्रीज होता रहता है, और किसी को शुगर लेवल बढ़ने वाली बीमारी भी हो जाती है। एप्रेफ्रिन एंड नॉरेफ्रिन, क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं उनको? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन mediate responses to external stimuli. Growth hormones and sex hormones play a role in growth and development. Thyroxine produced in the thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid tyrosine. जो थायराइड होता है ना गले में, थायराइड ग्लैंड गले में होती है ना, उसमें कौन होता है, कौन सा हार्मोन होता है? थायोक्सिन होता है। ठीक है, और यह है क्या? आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ट्रायोसिन। Abnormality low level of thyroxine leads to hypothyroidism which is characterized by क्या होता है? लेथर्गिनिज्म, ओबेसिटी, ये इस तरह की डिजीजेस होने लगती है। इंक्रीज लेवल ऑफ थायोक्सिन कॉजेज हाइपरथायरोसिडियम, ये डिजीज पढ़ते होंगे आप। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट में लीड टू हाइपोथायरोसिडिज्म, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथायरोडिज्म क्या होता है इसमें? इसमें वो होता है, इसमें वो अगर थायराइड ग्लैंड ना अगर ज्यादा हार्मोन छोड़ेगी ना तो ज्यादा पतले हो जाते हैं। अच्छा, उससे डेथ जाती है, डेथ बहुत होती है। अगर कम हार्मोन छोड़ती है ना तो डाइजेस्ट नहीं होता और मोटापा बढ़ता है, यानी वो। अच्छा, तो मोटापा इस हार्मोन की वजह से होता है, ना कि खाना खाना ज्यादा खाने से? वो क्या सूजन आती है चेहरे पे और सूजन आ जाती है। हाँ, ओके, वो सूजन हो जाती है। अच्छा, सूजन और फैट में अंतर क्या होता है? फैट में तो वो फैट स्टोर होता है, और सूजन में? फैट में मतलब ये अपना जब डाइजेशन होता है तो ये लिपिड स्टोर हो जाते हैं जो एक्सटर्नल होता है। हाँ, तो उससे मोटापा आता है। स्वेलिंग क्या होती है? स्वेलिंग वो मास होता है ना, वो अपने आप ये इंक्रीज होता है, ये सेल के स्वेलिंग आ जाती है। या तो वहाँ पे ब्लड लेवल बढ़ गया यहाँ पे, या फिर कोई पूछो सर से, पूछो स्वेलिंग क्या होती है। फिर क्या वो फैट ही होता है स्वेलिंग? है, मधुमक्खी मान लो चेहरे पे खा जाए तो वो सूज जाता है, तो सूजना क्या, मोटापा ही होता है? ओके, तो आयोडीन सॉल्ट खाते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स testicles in males and ovaries in females. Hormones released by the adrenal cortex play very important role in functions of body. For example, ये सारे आप पढ़ते ही हो, तो ये सारे आप एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है? वही डीप वॉइस सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होता है ना, स्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। Why cannot vitamin C can be stored in body? क्यों? हाँ, वाटर सॉल्युबल हो जाती है तो निकल जाती है। ठीक है, ओके, चलो एक बार और रीडिंग मार लेना, क्वेश्चंस देख लेना इसके, और ये समरी हो गया इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अपना